जय हिंद सभी साथियों को। और जैसा कि हम कर रहे थे साइंस की बुक, और ब्रह्मास्त्र इस बुक का नाम है। तो हमने लास्ट लेक्चर जो लिया था, तो उसमें से हमने जो केमिस्ट्री है साइंस की, तो उसको हमने कंप्लीट कर दिया था। और केमिस्ट्री 4 लेक्चर में जो है तो कंप्लीट हुई है। पेज नंबर 1 से लेकर के 41 तक जो है तो केमिस्ट्री दी गई है ब्रह्मास्त्र बुक में, जो हिमांशु गर्ग सर के द्वारा लिखित है। ठीक है। बाकी आज जो है तो हमारा यहाँ पे भौतिक विज्ञान चालू होगा, और ये पेज नंबर 42 से यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये बुक चालू करेंगे। तो आज हमारा जो है भौतिक विज्ञान चालू होगी, और जल्द से जल्द ही हम इस बुक को कंप्लीट करवाएंगे जैसा आपसे वादा कर चुके हैं। तो देखते हैं बिना जो तो टाइम को गंवाए हुए, ये बाकी जो बुक है तो ये सभी एग्जामों के लिए, जहाँ भी साइंस आती है तो सबके लिए बेनिफिशियल है। इस बुक में लगभग 7,000 प्लस क्वेश्चन साइंस के दिए गए हैं, सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। तो टेलीग्राम में आपको इस बुक का जो है तो पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है, इस नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से ये संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? तो एफ बराबर एम ए। क्या है? एफ बराबर एम ए। एम क्या है यहाँ पे? द्रव्यमान, और ए क्या है? त्वरण। ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं? तो न्यूटन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा? तो यहाँ पे फार्मूला से हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं संवेग संवेग पूछा है। क्या पूछा है यहाँ पे? संवेग। तो संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होता है? संवेग बराबर p बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। ठीक है। द्रव्यमान गुणे वेग। तो यहाँ पे द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 14, और वेग कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 28। ठीक है। तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 392। क्या आएगा? 392। तो इस तरीके से आप फार्मूले जिसे याद हैं तो आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है, द्रव्यमान और वेग के। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारे साथ यहाँ पे, वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के नियम के रूप में दिया गया है, तो गति के तीसरे नियम के रूप में। अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं, कौन से नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ठीक है। जड़त्व का नियम जिसे कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बल की परिभाषा को व्याख्यायित किया जा सकता है? तो न्यूटन के गति के पहले नियम द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग द्वारा वेग उत्पन्न करती है तो परिवर्तित होती है, तो क्या परिवर्तन होता है? इसमें दिशा लगातार परिवर्तन होता रहता है। यहाँ पे समझते हैं, जैसे इस तरीके से कोई वस्तु जा रही है तो इसके हर पॉइंट पे क्या होगी? डायरेक्शन चेंज होगी। क्या होगी? डायरेक्शन चेंज होगी। यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, आगे इस डायरेक्शन में, आगे इस डायरेक्शन में, यही चीज बोल रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं जड़त्व के कारण। ठीक है। क्योंकि जो पत्तियां होती हैं वो स्थिर जड़त्व में होती हैं, और जब हम उसे शाखा को गति देते हैं तो उसका विरोध होता है, और इससे वो झड़ जाते हैं, फल पत्तियां जो भी हैं। अगला क्वेश्चन, गति के दूसरे नियम से संबंधित है संवेग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। ठीक है। संवेग में परिवर्तन की दर ही बल कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का नियम दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या करता है? तो गति का तीसरा नियम, जिसे एक्शन रिएक्शन जो फोर्स कहा जाता है। ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया बल। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गति के द्वितीय नियम दर्शाता है किसी वस्तु की गति परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। ठीक है। यही संवेग जो हो तो संवेग परिवर्तन की दर जो हो तो जो हो तो ये भी जो हो तो दर्शाता है यहाँ से, और इसी में जो हो तो बल का सूत्र भी यहीं से आता है। यदि बोलेगा कि बल की परिभाषा, तो प्रथम नियम से, बल का सूत्र तो द्वितीय नियम से। ठीक है। आगे देखते हैं, न्यूटन की गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष 1687 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तेज गति से आने वाली क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय
क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर करता है क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। क्या होता है, जब कोई व्यक्ति गेंद को पकड़ता है और जब वो बॉल को हाथ को पीछे की ओर ले जाता है और उसके स्पर्श में बॉल थोड़ी आ जाती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, जब बॉल का मोमेंटम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इससे उसको चोट कम लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है, तो बल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या, रॉकेट लॉन्च करना। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगला क्वेश्चन है, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद होता है स्थिर। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद होता है, क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन है, एक ऊंची छलांग लगाने वाले ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि गति का जड़त्व तो ऊंची छलांग लेने में मदद करे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर जड़ता के कारण हटता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसे मानकर चलिए जो मेज पर जो बुकें रखी हैं, यदि उनको हम खिसकाने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे, तो वो विरोध करेंगे क्योंकि वो किस में है, स्थिर जड़त्व में है। ठीक है, ऐसे ही जो ऊपर वाला है, तो जब हम तेजी से दौड़ रहे हैं तो ये हमारा क्या है, गति का जड़त्व है, तो इससे हमें क्या होती है, ऊंची छलांग लेने में मदद मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी इस स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी रखता है क्योंकि गति का जड़त्व उसे आगे बढ़ाता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया तो गैलीलियो द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व है वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को जड़त्व कहते हैं। ठीक है, जिस स्थिति में कोई चीज है, यदि उसके विरोध में यदि हम कुछ किसी दूसरी स्थिति में ले जाने की कोशिश करेंगे तो जो विरोध उत्पन्न कर रहा है उसी को जड़त्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं, यह बल है, तो ये भी एक जड़त्व का ही बल है। इसीलिए जब कहीं पर मोड़ होती है तो वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर एक तरफ रोड को झुकाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जड़त्व के कारण जो कार या जो भी चीजें होंगी वो बाहर की ओर भागेंगी। अब केंद्रीय बल उसमें काम करेगा, तो जो अभिकेंद्रीय बल है वो बढ़ा रहे ताकि बाहर रोड के बाहर न कार या वाहन जाने पाए, इसलिए उसको रोड को झुकाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास कवच पर गिर जाता है, यानी जो सिक्का है वो क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। यहाँ पे समझते हैं इसको, जैसे ये गिलास है और यहाँ पर हमने एक कार्ड रखा है और इसके ऊपर यहाँ पर एक सिक्का, तो जब इस कार्ड को हम तेजी से मारते हैं तो सिक्का नीचे गिर जाता है, क्योंकि जब हमने कार्ड में मारा तो कार्ड तो गति की अवस्था में आ गया, लेकिन जो सिक्का है वो अभी भी जड़त्व के कारण स्थिर अवस्था में है और इसके कारण ये गति में नहीं आ पाया और ये नीचे ही गिर जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आवेग तुल्य होता है तो संवेग में परिवर्तन के। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तब उसमें गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग संरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन है, वेग को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो संवेग 2 गुना तथा गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है। समझते हैं यहाँ पे कैसे, ये जो थोड़ा समझ लेते हैं किस प्रकार से है। जैसे वेग को यदि 2 गुना करेंगे तो संवेग 2 गुना तथा गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। इसको समझते हैं कैसे, जैसे P है तो P क्या है, संवेग है। यहाँ पे P क्या है, संवेग। P बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो यहाँ पर मान कर चलिए कि यदि यहाँ पर वेग अभी कितना है, यदि वेग मान कर चलिए 2 है, ठीक है, और बाद में हमने इसको 2 गुना कर दिया यानी 4 कर दिया, ठीक है, और द्रव्यमान हमारा 1 है। द्रव्यमान पहले 1 था और वेग 2 था, तो P बराबर क्या होगा, 1 गुणे 2 यानी 2 आएगा। ठीक है, यदि हम यहाँ पे वेग को 2 से 4 कर देंगे, यदि वेग को हम 2 से 4 कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, और द्रव्यमान सेम ही रहेगा, द्रव्यमान क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो यहाँ पे 1 गुणे 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
जो संवेग है क्या हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे पहले संवेग कितना था, 2, अब कितना हो गया, 4, यानी वेग के 2 गुना करने पे संवेग भी 2 गुना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं आगे थोड़ा सा। यहाँ पे इजी है, काफी ज्यादा टफ नहीं है ये चीज। ठीक है, क्योंकि P बराबर द्रव्यमान गुणे वेग है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई पावर तो है नहीं है, लेकिन जब हम गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर है, क्या है, यहाँ पे v की पावर में क्या है, 2 है। तो यदि यहाँ पे हम 2 गुना करेंगे तो 2 की पावर 2 गुणे 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप समझ सकते हैं। आगे यहाँ पे हम देखते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे, यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो इसका संवेग दोगुना हो जाता है। ठीक है, ये वही चीज लिखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक टकराव में हमेशा बचत की जाती है संवेग की। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 kg है और पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 kg है, एक दूसरे की ओर 4 मीटर पर सेकंड 2 मीटर के वेग से बढ़ रहे हैं, तो एक दूसरे के टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट्ट होगा। तो क्या होगा, विपरीत दिशा में, क्या होगा, विपरीत दिशा में प्रत्यास्थ संघर्ष होगा। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे, यदि संवेग और वेग दिया हुआ है तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त तो सूत्र क्या होगा, ये वही है, P बराबर mb। ठीक है, और यदि हमें m निकालना है तो P को V से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, जब एक कार एक मोड़ लेती है तो एक बल है जो बाहर की ओर काम करता है, धक्का देता है, उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं, और जो अंदर की ओर जो काम करेगा उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लट्टू को घुमाना इसका उदाहरण है, तो किसका, केंद्राभिमुख बल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक बहुत पुराने मॉडल के पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से थी तो मैकेनिकल। ठीक है, मतलब मैकेनिकल मतलब जो पेंडुलम है तो उसको चाबी भर के बनाया जाता था, तो इसको क्या बोलेंगे, मैकेनिकल बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रोलर कोस्टर की सवारी में बल कार्य करता है तो अभिकेंद्रीय बल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को कहेंगे, तो वक्र रेखीय गति कहेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को कहा जाता है, तो अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा, ये सारी जितने भी क्वेश्चन है लगभग लगभग इसी चीज से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर हमने एक पत्थर बांध लिया, ठीक है, और इसको घुमा रहे हैं तेजी से, इस तरीके से घुमा रहे हैं, तो ये सर्कल सर्कल घूम रहा है, और इसे जो घुमाने का जो बल दे रहा है वो क्या है, ये अंदर की ओर बल लग रहा है इसमें, तो ये क्या है, अभिकेंद्रीय बल है। ठीक है, जैसे मून का पृथ्वी के चारों तरफ घूमना या पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना, ये भी अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर बदल जाता है, क्या बदलता है, वेग बदलता है और दिशा भी बदलती रहती है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को कहा जाता है, तो समान वृत्तीय गति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन गति करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। ये सभी क्वेश्चन लगभग वही हैं, सेम टू सेम। ठीक है, अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने बल के विषय में बताया गया है यहाँ पे, और पहला क्वेश्चन यहाँ पे बल से रिलेटेड दिया है कि मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो कथन लागू होता है, निकाय 1 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गति करेगा। ठीक है, द्रव्यमान यहाँ पे जैसे इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे यदि, तो F बराबर ma, क्या होगा, F बराबर ma, और 10 यहाँ पे यदि m की जगह में क्या रखेंगे, 10 kg दिया हुआ है, और यहाँ पे 10 kg क्या दिया हुआ है, 10 न्यूटन का बल दिया हो, तो यहाँ पे भी 10 रखेंगे, और यहाँ पे a हो जाएगा, तो जब a की वैल्यू निकालेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है, भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, बल कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बल की परिभाषा दी हुई है उसमें। अगला क्वेश्चन है, यदि एक m द्रव्यमान वाली एक वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल समान होता है वस्तु के वजन के। ठीक है,
क्योंकि जहाँ पर हम इस तरीके से बल नहीं लगा रहे हैं, ऊपर की ओर बल लग रहा है, तो जितना द्रव्यमान होगा तो F बराबर क्या होता है, mg भी होता है। क्या होता है, mg। एक ही जगह में g आ जाता है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, इस तरीके से। तो ये यहाँ पे समझते थोड़ा सा वस्तु के वजन के। और ये जो F बराबर होता है, जहाँ पे g आता है, तो ये क्या होता है, वजन के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो हो तो ये क्या है कि उतना ही बल लगाना पड़ेगा जितना इसका वजन होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे। m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील है, उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा, F बराबर ma। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब किसी प्रतिरक्षा बल को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण 180 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला है कि जैसे एक इधर लगाए, एक इधर बल लगाए, तो यहाँ पे क्या होगा, 180 अंश का जो है तो कोण बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई बल ना लग रहा हो। ठीक है, जब तक इसमें कोई बल नहीं लगेगा तब तक वो उसी गति से गति करती रहेगी। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कोई बल ना लगे। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, घर्षण बल लगता है, ठीक है, हवाओं का बल लगता है, ये सारे बल लगते हैं तो वो वस्तु अपनी स्पीड खो देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिबल का प्रभाव निर्भर करता है क्षेत्रफल पर। ठीक है, प्रतिबल बराबर क्या होता है, प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रतिबल का प्रभाव निर्भर करता है क्षेत्रफल पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को कहा जाता है खिंचाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण दृढ़ता कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है शून्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसमें धक्का या खिंचाव कहलाता है बल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न परिस्थितियों में कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है जब कोई वस्तु बल के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। समझिए कि जैसे आपने इस तरफ बल लगाया, लेकिन जो वस्तु है वो इस तरफ की ओर नहीं, इधर की ओर मूव कर गई, तो आपका कार्य क्या हो गया, नकारात्मक हो गया। ठीक है, जहां पर मुझे लग रहा है कि समझाना चाहिए वहां पे समझा रहा हूँ। बाकी जहां पे लगता है कि आपको स्टेटमेंट समझ में आ रहे होंगे तो जो हो तो वहां पे मैं नहीं समझा रहा हूँ। बाकी आप जो हो तो जिस भी टीचर या जिस भी बुक के रेफरेंस से पढ़ रहे हो, यदि वहां से पढ़ के आप इनको क्वेश्चनों को लगाएंगे तो आपको समझ में आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठोस सतह द्वारा किसी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सामान्य बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी बलों में परिमाण और दिशा दोनों होती है, तो बल कैसी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी, क्योंकि परिमाण और दिशा दोनों है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को जाना जाता है तो भार के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, तो कार्य क्या हो जाएगी, आदेश राशि हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्वनि के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यदि ध्वनि की यह निम्नतम आवृत्ति है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है तो 20 हर्ट्ज की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठोस में गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल घटती है, क्या होती है, ठोस से गैसीय माध्यम में। जब जैसे अब ठोस वस्तु है, जैसे आप पटरी है, रेल की पटरी, यदि वहां पे थोड़ी सी भी आप पटरी पे हलचल करेंगे तो बहुत दूर तक वो उसकी आवाज, यदि कोई सुन रहा होगा पटरी में कान लगा के, तो सुनाई देगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोनार एक उपकरण है जो पानी के नीचे वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इस पुनरावृत्ति परिवर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है, तो प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, जैसे रिवर्स होकर जो ध्वनि आती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और उसे अनुरणन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के कारण सुनाई देती है, विवर्तन कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है तो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है। क्या होते हैं? 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद पिंड की दूरी, दिशा, गति का पता लगाने के लिए किया जाता है, ट्रांसमीटर या और डिटेक्टर उसको कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे की पहाड़ियां, घाटियां, पनडुब्बियां, हिमशैल, ये सारी चीजों का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति को क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जैसे कोई खाली स्पेस होगा तो जो ध्वनि होती है तो फिर वहां पे इस एब्जॉर्ब कम कर पाते हैं तो प्रतिध्वनि ज्यादा आती है। जैसे आपने कभी देखा हो कि आपका रूम खाली हो, सफाई कर रहे हो तो आपको प्रतिध्वनि ज्यादा सुनाई देती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसकी तरंग दैर्ध्य में क्या हो जाएगी? कमी आएगी। क्या आएगी? कमी आएगी। इसी यहाँ पे इसको साइड में समझते हैं थोड़ा सा। जैसे तरंग का वेग है, क्या है? तरंग का वेग, तो वेग बराबर तरंग दैर्ध्य गुणे क्या होता है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम फ्रीक्वेंसी को n से डिनोट कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप समझें कि वेग यदि यहाँ पे कांस्टेंट रखें तो यहाँ पे यदि हम इसको 2 ले लें और इसको यदि 5 ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है? आवृत्ति बढ़ाई जाए, तो आवृत्ति हमें क्या करना है? आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को हमें बढ़ाना है। तो यदि हम यहाँ पर और ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, तो ये यदि 10 ही रखना है और इसको यदि बढ़ाना है तो यदि यहाँ पे हमने इसको 10 कर दिया तो यहाँ पे हमें इसे क्या करना पड़ेगा? 1 करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यदि हमने आवृत्ति को बढ़ाया, यदि हमने आवृत्ति को बढ़ा दिया तो हमारा आवृत्ति को बढ़ाने पे जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है। तो यहीं पर ये चीज लिखी हुई है, तो ये चीज आपको समझना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी दर्शाता है, तरंग वेग कहलाता है। ठीक है। ये सब वही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सोनार की मदद से मापा जा सकता है पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे लगातार या एकाधिक परावर्तन के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो 0.1 सेकेंड का समय अंतराल होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगुंज कायम रहती है तो कब तक? 0.1 सेकेंड तक। जैसे हम कोई ध्वनि सुनते हैं तो कितनी देर तक हमारे माइंड में रहती है? तो 0.1 सेकेंड तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता, वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य द्वारा सहन की जा सकती है? तो 80 डेसिबल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? तो इंफ्रासोनिक कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? इंफ्रासोनिक। और जो बहुत श्रवणीय ध्वनि से के रेंज से जो ऊपर होती हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? अल्ट्रासोनिक। ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे 22,000 हर्ट्ज की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं मनुष्य, उसके ऊपर नहीं सुन सकते हैं। ठीक है। अगला क्या है? ध्वनि की गति पर दाब का प्रभाव पड़ता है तो ध्वनि की गति दाब से प्रभावित नहीं होती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है माध्यम की प्रकृति पर। ठीक है। माध्यम कैसा है, मतलब माध्यम ठोस है, द्रव है या गैस है? ठीक है। उस पर डिपेंड करता है। यदि ठोस होगा तो ध्वनि की गति तेज होगी और गैस में सबसे कम होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं समुद्र जल में ध्वनि की गति होती है तो 1531 मीटर पर सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे किसी भी माध्यम में जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है। क्यों?
क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जैसे हम टेम्परेचर देंगे, मानकर चलिए कोई चीज़ है और यहाँ पे यदि हम टेम्परेचर देंगे तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स होंगे तो उनकी फ्रीक्वेंसी यानी उनके वाइब्रेट करने की जो दर होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब वाइब्रेट करेंगे तेजी से तो क्या होगी? जो ध्वनि है तो उसको भी तेजी से एक मॉलिक्यूल से दूसरे पार्टिकल तक, दूसरे मॉलिक्यूल तक पहुंचाने लगेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग अधिकतम होता है एल्युमिनियम में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे स्टील स्टील में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। मैंने इसका उदाहरण आपसे पहले भी बताया था कि रेल की पटरी में, एक बहुत लंबी रेल की पटरी है और आप यहाँ से थोड़ी सी उसमें आवाज करेंगे तो यहाँ पे व्यक्ति यदि कान लगाकर सुन रहा होगा तो उसको सुनाई देगा। लेकिन यदि 5 किलोमीटर दूर भी है तो इसको सुनाई देगा थोड़ी सी में। लेकिन यदि 5 किलोमीटर दूर ऐसे हैं और आप यहाँ से चिल्लाएंगे तो ये 5 किलोमीटर जो दूर व्यक्ति खड़ा है इसको सुनाई नहीं देगा। इसका मतलब है कि सबसे अधिक जो ध्वनि की गति होती है वो कहाँ होती है? ठोसों में होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम वायु में होता है। ध्वनि उत्पन्न होती है वस्तुओं में कंपन होने पर। अगला क्वेश्चन है इकोकार्डियोग्राम अधिक नजदीकी से संबंधित है डॉपलर इफेक्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे शब्द रडार व्युत्पन्न है किससे? तो इसका मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो रेडियो डिटेक्टिव एंड रेंजिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को ढका जाता है फाइबर बोर्ड से। ठीक है। यानी जैसे प्रतिध्वनि है या जैसे आवाज की गूंज जो होती है उसी को प्रतिध्वनि बार बार बोला जा रहा है। तो जो गूंज है उसको कम करने के लिए फाइबर बोर्ड से ढका जाता है। तो ये जो फाइबर बोर्ड होते हैं तो जब वहां पे कोई आवाज होती है तो उसको क्या करते हैं? अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एक ध्वनिक अनुनाद जो कंपन में होने पर नियत स्वरमान पर गूंजता है स्वरण द्विभुज कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संक्षिप्त शब्द सोनार का पूर्ण रूप क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे विद्युत से रिलेटेड है, इसे भी देखते हैं। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 4.22 है और उस पर 222 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता है तो चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा? इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे साइड में समझते हैं थोड़ा सा। फार्मूला होता है आपका V बराबर आई आर। क्या होता है? V बराबर आई आर। V क्या है? वोल्टेज है। I क्या है? करंट है। और R क्या है? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है? प्रतिरोध हमारा दिया है 4.22 और यहाँ पे क्या दिया है? वोल्टेज दिया है 220 और हमें निकालना क्या है? आई निकालना है। तो यदि हम इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो देख सकते हैं 422 और दशमलव के लिए यहाँ पे 2 जीरो ऊपर लगा देंगे और यदि यहाँ पे आप काटेंगे तो ये लगभग आपका यही आंसर आएगा। ठीक है। 52.38। तो इसको आप काट करके देख लीजिएगा। ठीक है। मेन क्या है? फार्मूला। तो यहाँ से आपको मेन फार्मूला समझ में आना चाहिए, बाकी काटने वाटने का काम आप लोग करते रहिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में धारा एक प्रवाहित धारा का जो मान है तो 1 है प्रवाहित होती है। यदि चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाए तो प्रवाहित धारा 1/4 हो जाएगी। इसी फार्मूले से इसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रिक हीटर को 250 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किया जाने पर इसके द्वारा उपयोग की जाने वाली विद्युत शक्ति 500 वोल्टेज है प्रति इकाई समय में है। हीटर द्वारा प्रति इकाई समय में कर्षित धारा कितनी होगी? तो इसे भी समझते हैं यहाँ पे हम किनारे से। इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिए फार्मूला जो इसमें होता है तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? विद्युत शक्ति हीटर प्रति इकाई धारा क्या ज्ञात करना है? यहाँ पे धारा ज्ञात करना है। और यहाँ पे जो फार्मूला होता है तो P बराबर शक्ति बराबर P बराबर V इंटू आई होता है। क्या होता है? V इंटू आई। P क्या है? शक्ति है। और V क्या है? यहाँ पे वोल्टेज है। V क्या है? वोल्टेज है। और I क्या है? यहाँ पे धारा है। क्या है? धारा है। तो यहाँ पे P बराबर कितना दिया हुआ है? 500 वोल्ट। कितना दिया है? 500। तो यहाँ पे 500 रखेंगे और यहाँ पे V की जगह में रखेंगे 250 और I आपको निकालना है। यदि इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 एम्पियर। तो धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। तो यहाँ पे 2 एम्पियर आपका ये हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये 2 एम्पियर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 30 वोल्ट
30 वाट का एक उपकरण 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है, उपकरण में प्रवाहित धारा क्या होगी? तो इसे भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। यही फार्मूला सेम टू सेम लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में टर्मिनलों के बीच में 3 मिली वोल्ट का वोल्टेज होने पर उससे होकर 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित 15 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस उपकरण का प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ पे देखते हैं, इसको भी कैलकुलेट करते हैं। इसका फार्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला होता है हमारा V बराबर आई आर। क्या होता है? V बराबर आई आर। और यहाँ पे दिया क्या क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। छोटा छोटा ही न्यूमेरिकल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जो भी फार्मूले यदि आप रिवाइज कर रहे होंगे तो पक्का है कि आप इनको कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वोल्टेज दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? धारा दी हुई है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है? प्रतिरोध निकालना है, आर निकालना है। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 3। कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 3 दिया हुआ है। और यहाँ पे धारा हमारी दी हुई है, धारा हमारी कितनी दी हुई है? 15। धारा हमारी दी हुई है 15, और आर निकालना है। अब यहाँ पे यदि आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/15, ठीक है। 3/15। और यदि आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.15 दूनी 30, क्या आएगा? 0.2 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 0.2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.2। यहाँ पे आपका ये प्रतिरोध का मान हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे कि चालक का प्रतिरोध कहलाता है, तो प्रतिरोध क्या कहलाता है? V और A का अनुपात जो हो तो क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। V और A का अनुपात चालक का प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जो A है ना, A, तो यहाँ पे जो A दिया हुआ है, तो A को ही धारा के रूप में यहाँ पर डिनोट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 4। इसके बाद जो हो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन है, हमें याद है। और आपके पेज नंबर आपका 45 है, और ये अभी इनकम्प्लीट है। तो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। और आपको जो हो तो PDF की बात करें तो PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, तो वहाँ पे आपको जो हो तो PDF प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।